हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं परिवार की समाज शास्त्रीय अवधारणा के बारे में। अगर यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, यानी परिवार की समाज शास्त्रीय अवधारणा अगर आपको पूछी जाती है तो उसमें क्या क्या हमें लिखना होगा, इसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर इसका अर्थ और किसी एक विचारक की डेफिनेशन, परिभाषा, फिर परिवार के तत्व के बारे में हमें बताना पड़ेगा, फिर इसकी पढ़ेंगे हम लक्षण या विशेषताएं, और लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपको यही क्वेश्चन आता है तो आपको इस फॉर्मेट में उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स में हमें एक प्रभावी प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन लिखना होता है और कैलकुलेशन भी लिखना होता है। इसके अलावा भी जो है परिवार से संबंधित कुछ और चीजें आपको पढ़नी है, लेकिन समाज शास्त्रीय अवधारणा के अंतर्गत यही पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या क्या परिवार के अंतर्गत आता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो इसमें परिवार के प्रकार या महत्व या समाज शास्त्रीय महत्व, ये भी इसमें आपको पढ़ना होता है। परिवार के अंतर्गत समाज शास्त्रीय महत्व के बारे में यहां से पिछले बार यानी एमपीपीएससी 2024 में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है ना। समाजीकरण के रूप में परिवार की विवेचना कीजिए, परिवार का विश्लेषण कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स में पिछली बार ही पूछा गया है। इसके अलावा पिछले बार एक लूसी मेयर की परिभाषा भी पूछ ली गई है 2 मार्क्स में, यानी यहां से 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन चुका है पिछली बार, और यहां से 10 मार्क्स में क्वेश्चन बन चुका है लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा। यानी पिछली बार जो इस सिलेबस का इस पैटर्न का पहला एग्जाम हुआ था एमपीपीएससी 2024, उसमें इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। एक तो मीनिंग से यानी डेफिनेशन से इसका क्वेश्चन आया है, लूसी मेयर की परिभाषा पूछी गई है, और एक क्वेश्चन इसके महत्व से या प्रकार से पूछा गया है, वो 10 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन है ना। तो प्रकार या महत्व भी इसके अंतर्गत आता है परिवार के अंतर्गत। फिर इसके प्रकार यानी टाइप्स है ना, ये प्रकार है यानी कार फंक्शंस, और ये प्रकार यानी टाइप्स। इसके अलावा इसकी उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, इसकी उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत भी इसमें हमें पढ़ना होते हैं। संबंधी सिद्धांत ये भी जो है पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रकार के अंतर्गत बहुत सारे प्रकार हैं, इसमें ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुटुंब करके एक टॉपिक दिया हुआ है ना। एमपीपीएससी का जो नया सिलेबस है मेंस का 2024 में आया है, इसमें समाज शास्त्र के अंतर्गत जो सिलेबस है वो कुटुंब करके उसमें दिया हुआ है। कुटुंब फिर लिखा है परिवार। तो हिंदी के सिलेबस में काफी कंफ्यूजन बच्चे को हो जाता है, जब हम इंग्लिश देखते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है। कुटुंब को इंग्लिश में लिखा हुआ है ज्वाइंट फैमिली, और परिवार को तो फैमिली लिखा हुआ है, वो तो क्लियर है ना। तो स्टार्टिंग में जब सिलेबस आया तो बच्चों को कंफ्यूजन हो गया कि यार कुटुंब का मतलब क्या, क्योंकि कुटुंब परिवार लगभग सेम ही होता है। लेकिन जब हम इंग्लिश देखते हैं तो हमें उस शब्द का जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश में उसको ज्वाइंट फैमिली उन्होंने लिख दिया है। तो ज्वाइंट फैमिली एक अलग टॉपिक उन्होंने दिया हुआ है सिलेबस में, फिर आगे फैमिली दिया हुआ है। ज्वाइंट फैमिली का ही एक टाइप है यानी प्रकार है, उसमें ज्वाइंट फैमिली आती है यानी संयुक्त परिवार है, मूल परिवार न्यूक्लियर फैमिली है, और विस्तृत परिवार है ना। ये टाइप के अंतर्गत और भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो समाजशास्त्रीय अवधारणा के अंतर्गत हमें ये चीजें नहीं पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है वो इधर मैंने मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं परिवार के इंट्रोडक्शन में।
तो इसमें जो है ये मैंने डायग्राम के माध्यम से इसको बताने का प्रयास किया है। परिवार विवाह का परिणाम माना जाता है। हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। जो इंट्रोडक्शन होता है बहुत ज्यादा प्रभावी होना चाहिए, क्योंकि पहला पैरा इंट्रोडक्शन का, लास्ट पैरा कंक्लूजन का, ये दोनों ही जो है बहुत ही मौलिक होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। इसके आधार पर मार्किंग डिसाइड होती है। ठीक है, तो परिवार को हम कैसे, इसका इंट्रोडक्शन कैसे प्रभावी तरीके से लिख सकते हैं, तो हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि परिवार विवाह का परिणाम है। विवाह के द्वारा स्त्री तथा पुरुष को समाज तथा कानून द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से यौन संबंध स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त होती है। इससे संतान उत्पत्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार का जन्म होता है। ये जो है यहां तक हम ऐसे लिख सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा वसुधैव कुटुंबकम से जो है परिवार को ऐड करने का प्रयास किया है। इसके आगे हम बता सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम के इस युग में वसुधैव कुटुंबकम जैसी धारणा वाले भारत में परिवार का प्राचीन काल से ही विशेष महत्व रहा है। तो इस तरीके से हम जो है ये पूरी प्रस्तावना परिवार की लिख सकते हैं, है ना। एक बार फिर से मैं बता दूं, परिवार विवाह का परिणाम है। विवाह द्वारा समाज तथा कानून द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से स्त्री तथा पुरुष को यौन संबंध स्थापित करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है, जिससे संतानोत्पत्ति होती है। इसके परिणाम स्वरूप परिवार का जन्म होता है। वसुधैव कुटुंबकम जैसी धारणा वाले भारत में प्राचीन काल से ही परिवार का विशेष महत्व रहा है। तो ये जो है हम ऐसे इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। फिर इसको मैंने डायग्राम के जरिए बताने का प्रयास किया है। जो मैंने शब्दों में जो चीज बताई है उसी को मैंने डायग्राम के माध्यम से यहां पर लिखा हुआ है। इसमें स्त्री पुरुष है, फिर उनके बीच विवाह संपन्न होता है। विवाह के माध्यम से फिर क्या होगा, विवाह के माध्यम से यौन संबंध स्थापित करने की सामाजिक स्वीकृति उनको प्राप्त हो जाती है। सामाजिक स्वीकृति और कानूनी, इसमें हम कानूनी भी लिख सकते हैं। सामाजिक और कानूनी स्वीकृति भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। सामाजिक तथा कानूनी स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। इससे क्या होगा, संतानोत्पत्ति होती है। संतानोत्पत्ति से संतानें जन्म लेती हैं और माता तथा पिता मिल करके ही जो है एक परिवार का सृजन करते हैं। परिवार का ऐसे जन्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, वसुधैव कुटुंबकम का हम उल्लेख करते हुए अपनी प्रस्तावना को प्रभावी बना सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम मतलब होता है पूरा जो विश्व है एक परिवार की तरह, हम जो है पूरे विश्व को एक परिवार की तरह देखते हैं, उसको मानते हैं। तो ये इस तरीके से इंट्रोडक्शन हम ऐसे बता सकते हैं। इसके बाद फिर इसका आता है अर्थ। परिवार के अर्थ को लेकर के हम बात करेंगे। परिवार या किसी भी शब्द का जो अर्थ है वो हम दो तरीके से बताते हैं। एक तो उसका शाब्दिक अर्थ बताया जाता है और दूसरा बताया जाता है उसका भावार्थ। शाब्दिक अर्थ मतलब शब्द की उत्पत्ति के आधार पर उसका अर्थ बताया जाता है ना। जो भी शब्द हम यूज कर रहे हैं या उसका अर्थ हम समझ रहे हैं, तो उस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, किस शब्द से हुई, उसका अर्थ क्या है, तो पहले हम उसको देखते हैं और फिर उसका भावार्थ बताते हैं। शाब्दिक अर्थ जो है एक तरीके का संकुचित अर्थ होता है और भावार्थ जो होता है व्यापक अर्थ होता है। अगर आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो इसका हम जो है भावार्थ लिखते हैं। अगर क्लियर उसने नहीं लिखा है कि इसका शाब्दिक अर्थ बताइए,
तो आपको क्या लिखना है, भावार्थ लिखना है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर किसी का अर्थ पूछा गया है तो वो किसी विचारक की डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं, और कुछ टीचर इसको सही भी बताते हैं, कुछ टीचर तो ऐसा बोलते हैं कि भाई आपको डेफिनेशन ही लिखना है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। इसमें उसको कम मार्क्स भी मिल सकते हैं या पूरे भी दे सकता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर की मेंटेलिटी, एग्जामिनर की मानसिकता पर ये सब डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। अर्थ पूछा गया है तो आपको जो है अपने हिसाब से अर्थ लिखना है, किसी विचारक की डेफिनेशन नहीं लिखना है, क्योंकि उसने अपने हिसाब से डेफिनेशन दी, हो सकता है कि उसने जो डेफिनेशन दी हो वो उसको पूर्ण नहीं करती हो, उस अर्थ को पूरी तरीके से व्यक्त नहीं करती हो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि दो तीन जो विचारक हैं, जिन्होंने एक अच्छी परिभाषाएं दी है, उनको हम मिला लेते हैं और इससे जो है एक कंप्लीट डेफिनेशन हम बना देते हैं, जो मैं ऐसा करता हूं। ठीक है, तो भावार्थ में जो है हमें 2 मार्क्स में कोई अगर डेफिनेशन किसी की पूछी गई है तो हम ये लिखेंगे। अगर शब्दार्थ पूछा गया है तो फिर आपको शब्दार्थ ही लिखना हो, तो क्लियर ही है। तो इसको हम कैसे क्लियर करेंगे? शब्दार्थ, इसका जो ये अर्थ बताया है, एक विचारक है एल्मर, है ना, एल्मर द्वारा जो है शाब्दिक अर्थ बताया गया है। इनकी एक पुस्तक है द सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली, है ना। इस पुस्तक में इन्होंने जो है शाब्दिक अर्थ बताया है। शाब्दिक अर्थ हम कैसे बताएंगे? एक्चुअली परिवार शब्द जो है हिंदी शब्द है, इसका अंग्रेजी है फैमिली, है ना। परिवार का अंग्रेजी शब्द फैमिली, है ना। इसको हिंदी में भी आप फैमिली लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं, या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इतना चलता है ना। फैमिली शब्द लैटिन शब्द फैमुलस से बना है ना, फैमुलस, फैमुलस से बना है, ठीक है, से बना है, जिसका अर्थ है बना है जिससे एक ऐसे समूह का बोध होता है जिसमें, है ना, जिसमें माता, पिता, बच्चे, दास तथा नौकर सम्मिलित हैं। ये इस तरीके से इसका शाब्दिक अर्थ बताना है, ठीक है। और ये अर्थ जो है एल्मर एक विचारक हुए हैं, समाजशास्त्री विचारक, उन्होंने जो है इस तरह का अर्थ बताने का प्रयास किया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें बच्चे, माता, पिता, बच्चे, दास तथा नौकर सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये जो है एक इसका शाब्दिक अर्थ मैंने बताया है, ठीक है। इसके बाद आता है इसका भावार्थ। भावार्थ या व्यापक अर्थ इसको हम कह सकते हैं। परिवार क्या है भावार्थ के रूप में हम देखेंगे तो परिवार समाज तथा कानून, है ना, दोनों इसमें आएंगे, समाज तथा कानून द्वारा मान्यता प्राप्त
मान्यता प्राप्त तरीके से, मान्यता प्राप्त तरीके से यौन संबंधों, है ना, यौन संबंधों पर, यौन संबंधों के आधार पर, यौन संबंधों के आधार पर संगठित यौन संबंधों के आधार पर संगठित एक ऐसा स्थायी सामाजिक समूह है, सामाजिक समूह है जिसमें माता, पिता तथा संतानें सम्मिलित हैं, एवं जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ना। तो ये हो गया, परिवार समाज तथा कानून द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से यौन संबंधों के आधार पर संगठित एक ऐसा स्थायी समूह है जो जिसमें माता, पिता तथा संतानें सम्मिलित हैं एवं जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ये जो है इस तरह से इसका व्यापक अर्थ या भावार्थ हो जाता है, इसको हम व्यापक अर्थ भी कह सकते हैं। ये इसका मैं डायग्राम भी आगे बता रहा हूं, आपको डायग्राम भी इसका बनाना पड़ेगा। अगर परिवार का अर्थ पूछा जाता है, परिवार की समाजशास्त्रीय अवधारणा पूछी जाती है, तो आपको जो है इसका डायग्राम भी बताना पड़ेगा। तो ये मीनिंग यहां तक पूरा हो जाता है। और इसके बाद फिर अलग अलग विचारकों ने डेफिनेशन दी हुई है, परिभाषाएं दी हुई हैं, उस पर हम बात करेंगे। पहले यहां पर मैं इसका डायग्राम बना देता हूं। परिवार से संबंधित एक डायग्राम बनता है। ये स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंधों पर आधारित जो है व्यवस्था है ना। ये स्त्री पुरुष और दो लाइन जो है वो वैवाहिक संबंधों को दर्शाता है और ये लाइन संबंधों को दर्शाती है ना। तो एक दंपत्ति है ये, और इसकी ये संतानें हैं, ये संतानें हैं ना। एक दंपत्ति, उसकी 3 संतानें हैं, ठीक है। तो ये एकल परिवार हो गया। इसी को अगर हम संयुक्त परिवार के रूप में देखें तो इसको और हम आगे बढ़ा देते हैं इस तरीके से। ये संयुक्त परिवार हो गया, है ना। ये देखिए, ये एकल परिवार है, ये है एकल परिवार। इसको हम कह सकते हैं मूल परिवार या एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। ये और ये जो है इसको कहते हैं हम संयुक्त परिवार, या इसको पूरा ये इसको हटा दो, पूरा ही मान चलो ना। ये पूरा ऐसे,
ये है संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली है ये, है ना। केवल ऊपर अगर देखें तो वो एकल परिवार है, और 3 पीढ़ियां जो जिसमें होती हैं, 3 या 3 से ज्यादा पीढ़ियां, उसको संयुक्त परिवार हम बोलते हैं, है ना। तो ये 3 पीढ़ियों वाला जो है ये संयुक्त परिवार हो गया, ऊपर पूरा नीचे तक। और केवल ऊपर ऊपर ये देखें तो एकल परिवार, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे सम्मिलित होते हैं, है ना। अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं, है ना। माता पिता और अविवाहित बच्चे जिसमें सम्मिलित होते हैं उसको मूल परिवार बोला जाता है, न्यूक्लियर फैमिली। और 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के जो लोग जिसमें रहते हैं उसको जो है संयुक्त परिवार कहा जाता है। इसमें ये पुरुष, ये जो चिन्ह है वो पुरुष का है, ये महिला का चिन्ह इसमें दिखाया गया है ना, ये महिला है। और ये 2 जो बराबर के निशान है, 2 लाइन है, ये विवाह को दर्शाता है। और एक लाइन जो है ये दर्शाती है इस तरह से, ये लाइन है, ये लाइन, और ये दर्शाती है संबंधों को, है ना। एक दूसरे से वो संबंधित है, मतलब इस तरह से लाइन उसमें दी रहती है। तो ये है इसका डायग्राम, ऐसे आपको बताना है। समाजशास्त्रियों द्वारा जो दी गई परिभाषाएं है उसमें सबसे ज्यादा व्यापक जो परिभाषा मानी जाती है, मैकआइवर पेज की परिभाषा सबसे ज्यादा व्यापक है। मैकआइवर तथा पेज, ये जो है सबसे व्यापक परिभाषा है, सबसे व्यापक परिभाषा जो है इनके द्वारा दी गई। ये कहते हैं कि परिवार यौन संबंधों पर आधारित, स्थायी यौन संबंधों पर आधारित एक ऐसा समूह है जो बच्चे के जनन तथा पालन पोषण की व्यवस्था करता है। इस तरह से परिभाषा जो है मैकआइवर तथा पेज द्वारा दी गई है, जो सबसे ज्यादा व्यापक मानी गई है। तो पर्टिकुलर जो है 2 मार्क्स में इसकी परिभाषा आपको पूछी जा सकती है, और ये यही पूछ सकता है कि मैकआइवर पेज की परिभाषा लिखिए, या उन्होंने परिभाषा दे दी, पूछ लिया कि ये किसकी परिभाषा है। जैसे लूसी मेयर का क्वेश्चन ऐसे इस बार पूछा गया है 24 में मेंस में, ठीक है। इसके अलावा ये पूछ सकता है कि सबसे व्यापक परिभाषा परिवार की किसने दी है ना, तो ऐसा। इसके बाद फिर आती है लूसी मेयर, है ना, जो 2024 के मेंस के एग्जाम में पूछी गई है। इन्होंने कहा है कि परिवार एक गृहस्थ समूह है ना। परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता तथा संतानें साथ साथ रहती हैं। परिवार के मूल में मूलतः दंपति तथा संतानें रहती हैं, ऐसा करके उन्होंने परिभाषा दी है। इसके बाद रिवर्स, एक समाजशास्त्री हुए हैं रिवर्स, है ना, WHR रिवर्स पूरा नाम है, शॉर्ट में रिवर्स लिख देते हैं। तो इन्होंने कहा है कि परिवार एक ऐसा छोटा सामाजिक समूह है जिसमें माता पिता तथा बच्चे सम्मिलित होते हैं, ऐसा इन्होंने अर्थ बताया है, परिभाषा बताई रिवर्स द्वारा। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि ज्यादातर जो विचारक हैं यही कहते हैं कि परिवार में माता पिता तथा बच्चे सम्मिलित किए जाते हैं। इस तरह की परिभाषाएं ज्यादातर विचारकों ने दी हैं, अगर हम कहें तो, ठीक है। तो यहां तक ये पूरा हो जाता है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि एक परिवार में क्या क्या सम्मिलित होता है, यानी किन तत्वों को मिलकर के परिवार बनता है, यानी कौन से ऐसे तत्व हैं जो परिवार कहलाने के लिए जरूरी है। तो उन तत्वों को यहां पर हम समझते हैं, ठीक है। तो परिवार के मौलिक तत्व मूलतः 5 हैं, ठीक है। एक परिवार में 5 विशिष्ट तत्वों का होना जरूरी है। वो कौन कौन से हैं? उसमें सबसे पहला तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, पहला सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी तत्व है, यानी उसके बिना परिवार नहीं हो सकता है, परिवार नहीं बन सकता है। वो है स्त्री तथा पुरुष, स्त्री तथा पुरुष
को संबंधित करने के लिए वैवाहिक व्यवस्था ना, स्त्री तथा पुरुष को संबंधित करने के लिए वैवाहिक व्यवस्था। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि विवाह के द्वारा ही जो है परिवार का निर्माण होता है, परिवार का सृजन होता है। इसके बिना जो है विवाह परिवार नहीं बन सकता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी है वो ये है कि विवाह को समाज द्वारा भी मान्यता मिलना चाहिए और कानून के द्वारा भी मान्यता मिलना चाहिए। अभी 2024 मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक मामले में एक महत्वपूर्ण डिसीजन दिया गया था विवाह को लेकर के। हिंदू धर्म में विवाह किसको कहा जाए, विवाह के लिए, विवाह की मान्यता के लिए क्या जरूरी है। उन्होंने कहा था कि अपेक्षित सेरेमनी के बिना मई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक डिसीजन सुनाया है। उसमें कहा गया है कि अपेक्षित सेरेमनी के बिना हिंदू धर्म में विवाह को मान्यता नहीं दी जाएगी। यानी विवाह तभी माना जाएगा जब उसमें अपेक्षित सेरेमनी हो। अपेक्षित सेरेमनी का मतलब क्या है? अपेक्षित सेरेमनी के बिना विवाह मान्य नहीं है। अपेक्षित सेरेमनी का मतलब यहां पर है सप्तपदी रीति रिवाज। सप्तपदी का मतलब पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है ये विवाह कहलाने के लिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में विवाह तभी माना जाएगा जब सप्तपदी संस्कार होगा, रीति रिवाज होगा। यानी पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे अगर ले लिए हैं तो उसको विवाह मान लिया जाएगा। ये भी उन्होंने कहा है कि सिर्फ नाच गाने से, उपहार लेने देने से जो है विवाह नहीं संपन्न होगा, है ना। 7 फेरे जरूरी है उसके लिए, है ना। इसके अलावा ये सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में बात कर रहा हूं। इसके अलावा पंजीकरण अनिवार्य किया गया था। विवाह के लिए पंजीकरण अनिवार्य, विवाह के लिए पंजीकरण अनिवार्य। ये 2006 का एक डिसीजन है जिसमें ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और ये जो डिसीजन जिसकी बात कर रहा हूं ये मई 2024 की बात, ये नया मामला है ना। ये जो इसकी बात कर रहा हूं ये मई 2024 का है, जिसमें अपेक्षित सेरेमनी की बात कही गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा और विवाह पंजीयन की बात 2006 में कर दी गई थी। तो ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डिसीजन, सर्वोच्च न्यायालय। तो कहने का मतलब यहां पर है कि ये चीजें अगर हो रही हैं तो उसको विवाह माना जाएगा और विवाह के माध्यम से जो संतानें जन्म लेती हैं उनको ही जो है परिवार में सम्मिलित किया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप अभी जो है चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप को समाज मानता नहीं देता है, कानून मानता नहीं देता है। लिव इन रिलेशनशिप के जरिए अगर संतानें होती हैं तो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से वो संतानें परिवार का हिस्सा नहीं कही जाएंगी। ये समझने की बात है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इसमें आता है पति पत्नी के बीच यौन संबंध। पति पत्नी के बीच यौन संबंध तभी होंगे जब विवाह
संपन्न होगा, विवाह को मान्यता दी जाएगी, यौन संबंध होंगे, इसके बाद संतानोत्पत्ति होगी, संतानोत्पत्ति तथा उनका पालन पोषण, संतानोत्पत्ति तथा उनका पालन पोषण, ये ना संबंधित है सब। विवाह संबंध स्थापित हुए, फिर यौन संबंध स्थापित करने की जो है स्वीकृति मिल जाती है उसके जरिए, यौन संबंध स्थापित करने के बाद संतानोत्पत्ति होती है, उसका पालन पोषण होता है उन बच्चों का। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है वो ये है कि कभी कभी जो है प्राणी शास्त्रीय रूप से अगर संतान नहीं है, समाज शास्त्रीय रूप से यानी सामाजिक रूप से कोई संतान अगर उसको समाज द्वारा मान्यता दी गई है तो वो संतान मानी जाएगी और वो परिवार का हिस्सा माना जाएगा, है ना। जैसे गोद लिया हुआ बेटा या बेटी, वो प्राणी शास्त्रीय रूप से बेटा या बेटी नहीं है, वास्तविक बेटा या बेटी नहीं है किसी व्यक्ति की, किसी दंपत्ति की, लेकिन गोद उसने ले लिया है और कानूनी कार्रवाई प्रॉपर हुई है, गोद लेने के लिए कानूनी कार्रवाई होती है। तो ऐसी स्थिति में जो है गोद लिया हुआ बेटा या बेटी उसकी संतान कहलाएगी और उसको परिवार का हिस्सा माना जाएगा। तो कहने का मतलब यही हुआ कि वास्तविक संतान नहीं होने के बाद भी अगर कानून ने, समाज ने उसको मान्यता दी है तो उसको संतान माना जाएगा और वो परिवार का हिस्सा होगा, है ना। तो इसमें गोद लिया हुआ बेटा आता है या बेटी आती है। इसमें एक और उदाहरण आता है टोडा समाज में प्रचलित पुरसुतपिमी। टोडा समाज में प्रचलित पुरसुतपिमी संस्कार, ये जो है एक संस्कार है जिसमें पिता के निर्धारण से संबंधित क्रियाकलाप होता है। यानी इसमें पता चलता है कि किस बच्चे का पिता कौन है ना। पिता के निर्धारण संबंधी संस्कार है। क्यों ऐसा इसमें प्रचलित है टोडा समाज में? क्योंकि टोडा समाज जो है बहुपति विवाही समाज। टोडा जनजाति जो है ये नीलगिरी पहाड़ी पर रहती है, पशुपालक जनजाति है, भैंस का पालन करती है ना। और इसमें बहुपति विवाही प्रथा प्रचलित है, यानी एक स्त्री के एक से ज्यादा पति होते हैं। तो ऐसी स्थिति में पता नहीं चल पाता है कि किस बच्चे का पिता कौन है, क्योंकि एक से ज्यादा पिता है, एक से ज्यादा पति है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये संस्कार होता है जिसको कहते हैं पुरसुतपिमी। तो पुरसुतपिमी संस्कार में क्या होता है, गर्भवती जो महिला है उसको उसके गर्भ धारण के 5वें महीने में उसका जो पति जो है ये संस्कार करता है। ये संस्कार कैसे होता है, इसमें तीर धनुष जो है पत्नी को वो पति सौंपता है। तो जिसने ऐसा किया है, ये संस्कार किया है, वही पति उस बच्चे का पिता कहलाएगा, भले ही प्राणी शास्त्रीय रूप में या वास्तविक पिता कोई भी हो, लेकिन सामाजिक रूप से जो है पिता वही होगा जिसने पुरसुतपिमी संस्कार किया हुआ है, जिसकी हम बात यहां पर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ की सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त संतान जो है परिवार का हिस्सा मानी जाएगी, भले ही जो है वास्तविक संतान उसकी वो ना हो, सामाजिक रूप से, कानूनी रूप से भी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, इसमें आएगा वंश के आधार पर नामकरण की व्यवस्था। वंश के आधार पर नामकरण। और लास्ट 5वां है सामान्य आवास व्यवस्था।
सामान्य आवास व्यवस्था, है ना। ये दोनों पॉइंट हम जो है आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपके लक्षण विशेषताओं में भी ये पॉइंट आएंगे, तो वहां पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो है 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों का जो है विवाह के लिए जरूरी है, विवाह कहलाने के लिए 5 तत्व जरूरी हैं, यानी इन 5 तत्वों से युक्त व्यवस्था को ही हम विवाह कह सकते हैं। उसमें स्त्री तथा पुरुष को संबंधित करने के लिए वैवाहिक व्यवस्था यानी विवाह संबंध होना जरूरी है। विवाह संबंध होंगे तो पति पत्नी के बीच यौन संबंध स्थापित करने की स्वीकृति मिल जाएगी उनको। यौन संबंध स्थापित होंगे तो संतान उत्पत्ति होगी, उनके पालन पोषण की व्यवस्था होगी। फिर हर परिवार में, हर समाज में वंश निर्धारण के आधार पर नामकरण होता है, पितृ पक्ष से, मातृ पक्ष से, है ना। उस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। सामान्य आवास व्यवस्था यानी हर परिवार में 9 दंपत्ति जो है कहां पर निवास करेगा विवाह के बाद, ये अलग अलग समाजों में अलग अलग व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। तो इस तरीके से जो है यह है परिवार के मौलिक आधार। इसके बाद आगे आते हैं इसके लक्षण या इसके विशेषताएं यानी फीचर्स, ठीक है। तो विशेषताओं को 2 भागों में बांट दिया गया है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य मतलब ये सभी जगह लगभग ये पाई जाती है, इसको बोल दिया गया है सामान्य। विशेष मतलब ये कुछ विशेष जो समाज है उन्हीं में पाए जाते हैं, ये इस तरह की विशेषताएं परिवार में, ठीक है। तो सामान्य के अंतर्गत जो विशेषताएं या लक्षण है उसमें पहला आता है विवाह संबंध, जो हमने तत्व में भी पढ़ा है, यहां पर भी वो चीज आएगी। विवाह संबंध मैं पहले इनका उल्लेख कर देता हूं। विवाह के स्वरूप, विवाह के स्वरूप दूसरा पॉइंट है ये, है ना। यहां पर हम पॉइंट डाल देते हैं, पहला, दूसरा। फिर तीसरा आएगा आर्थिक व्यवस्था, तीसरा इसमें आर्थिक व्यवस्था है। फिर चौथा पॉइंट है वंश के आधार पर नामकरण की व्यवस्था। वंश के आधार पर, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वंश के आधार पर नामकरण की व्यवस्था। वंश के आधार पर नामकरण की व्यवस्था, ये हो गया ये। और 5वां पॉइंट है सामान्य आवास व्यवस्था। सामान्य आवास व्यवस्था, है ना। तो ये इस तरह से 5 मैंने बताई हैं सामान्य विशेषताएं। फिर यहां पर भी 5-6 हैं। इसमें पहला है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता, फिर दूसरा आता है भावनात्मक आधार। भावनात्मक आधार दूसरा पॉइंट है, भावनात्मक आधार। तीसरा इसमें आता है रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव। फिर चौथा पॉइंट इसमें आएगा सदस्यों के उत्तरदायित्व। सदस्यों के उत्तरदायित्व। 5वां है सीमित आकार। सीमित आकार। और 6वां पॉइंट भी हम इसमें लिख सकते हैं परिवार की स्थायी अस्थायी प्रकृति। यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं, परिवार की स्थायी तथा अस्थायी प्रकृति। तथा अस्थायी, परिवार की स्थायी तथा अस्थायी प्रकृति, है ना। ये इस तरीके से हम 6 पॉइंट इसमें बता सकते हैं और इनको फिर डिस्क्राइब करना है।
क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा जाता है उस हिसाब से हमें कंटेंट लिखना होता है, मैटर लिखना होता है। अगर इसमें ज्यादा कंटेंट हो रहा है तो 8 पॉइंट ही हम डिस्क्राइब कर देते हैं। पहले जो है हम ये हेडिंग लिख देते हैं और फिर इनको 8 या 9, 10 जो भी आप डिस्क्राइब कर सकें, मैं कंटेंट के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से आपको करना रहता है। तो पहला है विवाह संबंध। इसमें पहला पॉइंट आता है विवाह संबंध। इस पर बहुत चर्चा हो गई है। यानी परिवार का निर्माण जो है विवाह के आधार पर ही होता है। बिना विवाह के जो है परिवार का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि इसके द्वारा ही स्त्री तथा पुरुष को समाज तथा कानून के आधार पर यौन संबंध स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त होती है। और उसके आधार पर ही जो है जब संतानें जन्म लेती हैं तब उसको हम परिवार कह देते हैं। अगर बिना विवाह के आधार पर संतानें जन्म लेती हैं तो अवैध संतानें मानी जाती हैं, उनको परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता। जैसे हमने बताया था, लिव इन रिलेशनशिप को जो है हमारा समाज, हमारा कानून मान्यता नहीं देता है। तो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए अगर संतानों का जन्म होता है तो वो संतानें अवैध संतानें हैं, वैध उनको नहीं माना जाता है। और इसीलिए समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से उन संतानों को परिवार में सम्मिलित नहीं कहा जाएगा या परिवार का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये विवाह संबंध हो गया। इसके बाद विवाह के स्वरूप। विवाह के स्वरूप, विवाह के स्वरूप अलग अलग समाजों में अलग अलग पाए जाते हैं, है ना। हालांकि ये ओवरऑल ये सिलेबस में नहीं है, जनजातियों के संदर्भ में विवाह का टॉपिक दिया हुआ है और पिछले एग्जाम में विवाह के स्वरूप पूछे भी गए। पिछला जो एग्जाम हुआ है 2024 का मेंस का, उसमें विवाह के स्वरूप पूछ लिए गए। तो विवाह के स्वरूप को ओवरऑल 2 भागों में बांट दिया गया है ना। 2 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। एक तो एकल विवाह, एकल विवाह, और दूसरा है बहुविवाह। ठीक है, एकल विवाह मतलब एक ही विवाह करते हैं स्त्री पुरुष अपने जीवन में। बहुविवाह मतलब एक से ज्यादा विवाह करते हैं। फिर एकल विवाह में एक क्रमिक एकल होता है, एक केवल एकल होता है। केवल एकल में एक ही विवाह होता है, दूसरा विवाह किसी भी स्थिति में दूसरा विवाह नहीं करते हैं तो केवल एकल होता है। क्रमिक एकल में जो है अगर पति या पत्नी का तलाक हो जाता है या पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में दूसरा विवाह अगर वो करता है तो उसको क्रमिक एकल कहा जाता है। बहुविवाह में एक स्त्री या पुरुष एक से ज्यादा अपने जीवन काल में विवाह करते हैं तो उसको बहुविवाह कहा जाता है। बहुविवाह के अंतर्गत 3 तरह के विवाह आते हैं। बहुपति विवाह, बहुपति, बहुपत्नी और समूह विवाह, है ना। नाम से ही क्लियर हो रहा है। बहुपति मतलब होता है कि एक स्त्री के एक से ज्यादा पति होते हैं, यानी एक जो स्त्री है एक से ज्यादा पुरुषों के साथ विवाह करती है। बहुपत्नी एक पुरुष एक से ज्यादा पत्नियों के साथ या स्त्रियों के साथ विवाह करता है, यानी एक पुरुष की एक से ज्यादा पत्नियां होती हैं, उसको बहुपत्नी विवाह कहते हैं। समूह विवाह एक परिवार के सभी पुरुषों का विवाह दूसरे परिवार की सभी स्त्रियों के साथ हो जाता है तो उसको हम कह देते हैं समूह विवाह, जो प्राचीन समय में ऐसा हुआ करता था, आजकल ऐसा नहीं होता है। तो ये इस तरीके से ये हो गया विवाह के स्वरूप। इसके बाद आता है आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था, देखिए प्रत्येक परिवार में कोई ना कोई अर्थव्यवस्था का स्वरूप प्रचलित होता है या व्यवसाय का स्वरूप प्रचलित होता है, कोई ना कोई आजीविका का साधन होता है ना। जैसे कृषि है, पशुपालन है ना, प्राइवेट नौकरी है, सरकारी नौकरी है, व्यापार है, बिजनेस है, कारोबार है ना। तो इस तरह से अलग अलग जो है प्रोफेशन प्रचलित होते हैं। कृषि, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि पशुपालन ज्यादा चलता है, उसमें वनोपज वगैरह वो भी होती है। इसके बाद व्यापार तथा व्यवसाय, फिर नौकरी
सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, तो ये अलग अलग साधन इस तरह से हर परिवार में प्रचलित होते हैं और उसके माध्यम से जो है परिवार के जो सदस्य अपनी आजीविका पूरी करते हैं। अब इसमें बदलाव आ गया एक्चुअली। पहले क्या होता था कि एक परिवार का एक ही प्रोफेशन हुआ करता था और उसी प्रोफेशन में सभी लोग लग जाते थे। लेकिन अब आप देखते हैं कि एक परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबका अलग अलग प्रोफेशन है। एक व्यक्ति जो है गवर्नमेंट जॉब में है, एक व्यक्ति जो है प्राइवेट नौकरी कर रहा है, एक व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहा है ना। गांव में भी ऐसे ही होता है। गांव में जो है कुछ लोग खेती करते हैं, है ना, कुछ लोग जो है नौकरी करने जाते हैं, कुछ लोग अपना व्यापार दुकान गांव में खोल ली, वही चल रही है। तो इस तरीके से अब इसमें चेंज आ गया है। एक परिवार के अलग अलग सदस्यों का अलग अलग बिजनेस होता है। इसके बाद वंश के आधार पर नामकरण की पद्धति। वंश के आधार पर नामकरण की व्यवस्था है ना, ये चौथा पॉइंट है। ये वंश के आधार पर नामकरण की व्यवस्था अलग अलग परिवारों में, अलग अलग समाजों में वंश के निर्धारण के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। उसमें पितृवंशी जो परिवार होते हैं, पितृवंशी परिवारों में जो नामकरण होता है वो पितृपक्ष से होता है, यानी पिता का नाम जो है उसमें चलता है ना। दूसरा मातृवंशी जो परिवार है उसमें जो है बच्चे का जो नामकरण होता है वो माता से जुड़ा रहता है, मातृ पक्ष से चलता है ना। तो इस तरीके से अलग अलग परिवारों में अलग अलग नामकरण की व्यवस्था, बच्चों के नामकरण की व्यवस्था चलती है, पितृवंशी, मातृवंशी, है ना। इसका डिटेल जो है बहुत है, लेकिन यहां पर उसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है सामान्य आवास व्यवस्था। सामान्य आवास व्यवस्था, समान आवास व्यवस्था का मतलब यहां पर यह है कि विवाह के बाद जो है नौ दंपति कहां पर रहेगा ना। पति के घर पे रहेंगे दोनों, या पत्नी के घर पर रहेंगे, या नए घर में रहेंगे, या दोनों में कहीं भी रहेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हर परिवार में, हर समाज में डिसाइड होती है, निर्धारित होती है, ठीक है। तो उसके आधार पर जो है ये व्यवस्था संचालित होती है। जैसे एक होता है पितृस्थानीय। पितृस्थानीय का मतलब होता है कि नौ दंपति, विवाह के बाद नौ दंपति जो है पति के घर में रहता है ना, पति के परिवार के साथ रहता है, तो उसको पितृस्थानीय कहा जाता है। मातृस्थानीय का मतलब यह है कि नौ दंपति जो है विवाह के बाद पत्नी के घर में रहेगा, ये मातृस्थानीय हो गया। नौ स्थानीय का मतलब होता है कि ना तो पति के घर में रहेगा नौ दंपति, ना ही पत्नी के घर में रहेगा, बल्कि एक नया घर बना के नए स्थान पर रहेगा, इसलिए उसको बोलते हैं नौ स्थानीय। एक फिर मातृ पितृस्थानीय भी होता है। मातृ पितृस्थानीय का मतलब होता है कि पत्नी के घर या पति के घर में से कहीं भी वो रह सकते हैं, स्वतंत्र है इसके मामले में। एक मातुल स्थानीय होता है या मामा स्थानीय, पति के मामा के घर में रहता है नौ दंपति, तो उसको मातुल स्थानीय या मामा स्थानीय कहा जाता है। तो अलग अलग जो है इस तरह से व्यवस्थाएं हैं। तो ये है सामान्य विशेषताएं। इसके बाद आगे आती हैं विशिष्ट विशेषताओं में। इसमें है सार्वभौमिकता, है ना। इसमें हम कंटिन्यू अगर पॉइंट डालते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। सार्वभौमिकता का मतलब यह है कि परिवार एक सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक संस्था है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको जो है पर्टिकुलर पूछ सकता है, परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन 7 मार्क्स में आने की संभावना काफी है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है ना। लॉन्ग क्वेश्चन में आने की संभावना थोड़ा सा कम है, 2 मार्क्स से 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, इसको समझाइए। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि हर जगह जो है ये विद्यमान है, चाहे वो कोई भी समाज हो,
चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई भी काल हो, हर काल, हर समाज तथा हर देश में इसकी विद्यमानता है या विद्यमान है। यहां तक कि कुछ विचारकों का ऐसा कहना है कि पशुओं के भी परिवार होते हैं, तो हम तो खैर इंसान हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, मतलब ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां पर परिवार नहीं पाया जाता हो। मर्डाक एक समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया है ना। मर्डाक, इन्होंने जो है 250 समाजों का अध्ययन किया है, लेकिन उन्होंने जो है कोई ऐसा समाज नहीं पाया जहां पर परिवार उपलब्ध ना हो या परिवार ना हो। सभी परिवारों में उन्होंने समाज की उपलब्धता पाई है। तो मर्डाक का यहां पर हमें उल्लेख करना पड़ेगा अगर इसका एक्सप्लेनेशन करना है। इसके बाद रेडक्लिफ ब्राउन ने भी इसके बारे में बात कही है, तो रेडक्लिफ ब्राउन का भी जिक्र करना जरूरी हो जाएगा यहाँ पर, है ना। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है जो हर समाज, हर काल व हर देश में विद्यमान रही है, ठीक है। ये रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं। मेलिनोवस्की ने भी जो है इसकी बात कही है। मेलिनोवस्की समाजशास्त्री हुए, बहुत फेमस, है ना। तो इन्होंने ये कहा है कि परिवार ही एक ऐसी संस्था है जिसे मनुष्य पशुवत जीवन से अपने साथ लाया है। तो इस तरीके से जो है ये विचारक हैं जिन्होंने परिवार की सार्वभौमिकता की बात कही है, उनका उल्लेख यहां पर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सार्वभौमिकता की बात हो गई। इसके बाद आता है इसमें अगला 7वां पॉइंट आएगा, भावनात्मक आधार। भावनात्मक आधार अगला है भावनात्मक आधार। इसका मतलब यहां पर यह है कि परिवार के सभी जो सदस्य हैं एक दूसरे से भावनाओं से जुड़े होते हैं, बंधे रहते हैं, है ना। बहुत ज्यादा इमोशंस जो है परिवार के सदस्यों में पाई जाती है ना। परिवार में आपस में सहयोग है, प्रेम है, सहानुभूति है, समानुभूति है ना, करुणा है, दया है ना, सहिष्णुता है। ये भाव जो है परिवार के सदस्यों में पाए जाते हैं, जिससे जो है सभी सदस्य जो है एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, उनके बीच जो है अटूट बंधन पाया जाता है। हालांकि वर्तमान संदर्भ में ये जो है इसमें कमी आ गई है, भावनात्मक जो जुड़ाव है वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये भावनात्मक आधार हो गया। इसके बाद आता है रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव, रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव का मतलब यहां पर यह है कि परिवार जो है सदस्यों पर गहरा प्रभाव छोड़ता है ना। परिवार का जैसा वातावरण होता है वैसा ही व्यक्तित्व, वैसा ही चरित्र जो है व्यक्ति का हो जाता है। चरित्र निर्माण तथा व्यक्तित्व विकास में जो है परिवार का बहुत बड़ा योगदान है ना। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह एक जो बच्चा जन्म लेता है वो एक जो है एक तरीके से जो है हाड़ मांस का स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है, ठीक है। प्राणशास्त्री मानव होता है वो, और परिवार में रह करके सामाजिकरण के जरिए जो है वो एक सामाजिक मानव बन जाता है ना। पहले जो है हाड़ मांस का एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है। जब परिवार में रहता है तो परिवार से बहुत सारी चीजें सीखता है, सामाजिकरण उसका होता है। तो जो है एक प्राणी शास्त्रीय जो मानव है वो एक जो है सामाजिक मानव में बदल जाता है, ठीक है। इसीलिए अरस्तु ने कहा है, इसमें अरस्तु का एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है। अरस्तु कहते हैं जो है परिवार मानव की प्रथम पाठशाला है। परिवार मानव की प्रथम पाठशाला है, पाठशाला है। ये जो है अरस्तु का बहुत फेमस स्टेटमेंट है। इसका पर्टिकुलर भी क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आ सकता है। ये 2 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन सकता है ना। तो ये है रचनात्मक प्रभाव। इसके बाद आता है परिवार के सदस्यों
की उत्तरदायित्व, सदस्यों के उत्तरदायित्व, सदस्यों के उत्तरदायित्व। परिवार के जो सदस्य हैं उनके सबके अपने अपने उत्तरदायित्व होते हैं और सभी सदस्य जो है उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन सही ढंग से करते हैं और इसी से जो है परिवार का स्थायित्व बना रहता है ना। परिवार में झगड़े क्यों होते हैं? कुछ लोग तो मेहनत करते हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ रोटी तोड़ते हैं, है ना, कुछ लोग केवल जो है बैठे बैठे खाते हैं। तो इस वजह से जो है फिर ऑब्जेक्शन आता है कि भाई हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं और अगला व्यक्ति जो है कुछ भी नहीं कर रहा है। तो परिवार में फिर कलह का वातावरण पैदा हो जाता है, फिर विघटन शुरू हो जाता है ना। तो परिवार के सदस्य अगर जो है सभी अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन करें तो परिवार में किसी तरह का कलह झगड़ा नहीं ना। तो ये है। इसके बाद आता है 10वां पॉइंट, सीमित आकार। सीमित आकार ना, सीमित आकार मतलब होता है परिवार के जो सदस्य हैं उनकी संख्या सीमित रहती है ना। परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि कुछ लोग जन्म लेते हैं और कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो है एक साइकिल चलती रहती है, जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना। तो एक आकार जो है उसका सीमित बना रहता है। इसके अलावा विघटन भी होता है, ज्यादा संख्या हो गई, उनके बीच झगड़े स्टार्ट हो गए तो जो है परिवार विघटित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, है ना, अलग घर बसा लेते हैं। तो इस वजह से जो है आकार इसका सीमित रहता है। इसमें एक कारण जो है प्राणशास्त्रीय है और एक कारण जो है सामाजिक है, ऐसा हम कह सकते हैं। सीमित आकार होने के पीछे दो कारण हैं, इसके दो कारण हैं। एक कारण है प्राणी शास्त्रीय और एक है सामाजिक। एक है सामाजिक। सामाजिक कारण मतलब विघटन, कलह होती है, झगड़े होते हैं तो विघटित हो जाते हैं, लोग अलग रहने लग जाते हैं। और प्राणशास्त्री का मतलब होता है कि जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना। जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, इस वजह से भी जो है सीमित आकार बना रहता है। तो इस तरह से दो कारण इसमें हम बता सकते हैं। फिर एक पॉइंट इसमें और आता है जो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये है परिवार की स्थायी, परिवार की स्थायी तथा अस्थायी प्रकृति, तथा अस्थायी प्रकृति ना। परिवार की स्थायी प्रकृति और अस्थायी प्रकृति, मतलब परिवार को हम स्थायी भी कह सकते हैं, अस्थायी भी कह सकते हैं। स्थायी क्यों कहते हैं? क्योंकि परिवार एक संस्था है, तो परिवार एक संस्था के रूप में तो स्थायी है, लेकिन परिवार के सदस्यों के लिहाज से जो है ये अस्थायी भी कह सकते हैं ना। क्योंकि परिवार कभी नष्ट नहीं हो सकता, परिवार नामक संस्था तो हमेशा विद्यमान रहेगी। परिवार में जो सदस्य हैं अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, परिवार टूट जाता है, तो फिर उसको कह देते हैं भाई परिवार ये टूट गया है या परिवार नहीं रहा। कभी कभी क्या होता है कि किसी परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाती है, कोई दुर्घटना हो गई, है ना, कोई कार एक्सीडेंट हो गया या कोई अग्निकांड हो गया, है ना, कोई भूकंप आ गया, है ना, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई। अभी जैसे कोरोना आया था तो उसमें कोरोना काल में जो है कुछ परिवार थे जो पूरी तरीके से नष्ट हो गए, सभी सदस्य जो है उनकी मृत्यु हो गई या कोई एकाध व्यक्ति उसमें बचा है। तो ऐसी स्थिति में जो है परिवार अस्थायी भी है। तो एक संस्था के रूप में परिवार स्थायी है, लेकिन सदस्यों के रूप में जो है परिवार को हम अस्थायी कह सकते हैं, क्योंकि सदस्यों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए परिवार टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये 11 पॉइंट्स मैंने डिस्क्राइब किए हुए हैं और ये इस तरह से पूरा हो जाता है। लास्ट हम लिखते हैं इसका निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। तो निष्कर्ष हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से हम बता सकते हैं प्रभावी निष्कर्ष। परिवार, इस तरह से परिवार जो है वह नींव है जिस पर समाज तथा राष्ट्र रूपी इमारत अवस्थित है या खड़ी हुई है ना। परिवार वह नींव है जिस पर समाज तथा राष्ट्र रूपी
जो ढांचा है, इमारत है, वो अवस्थित है, खड़ी हुई है ना। वर्तमान मोबाइल संस्कृति, गूगल संस्कृति, उपभोक्तावादी संस्कृति तथा भौतिकवाद के परिणाम स्वरूप परिवार के सदस्यों में भावनात्मक लगाव, अपनत्व की भावना काफी कम हो गई है। इसलिए आज आवश्यकता है इस बात की कि जो नई पीढ़ी है उसको परिवार के महत्व तथा उसके मूल्यों के बारे में समझाया जाए, जिससे परिवार में होने वाले जो विघटन है उनको रोका जा सके और एक समृद्ध समाज तथा राष्ट्र का सृजन किया जा सके। इस तरीके से हम इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कोटेशन भी यहाँ पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। पूरी दुनिया को नाराज रहने दीजिए जनाब, अगर आपका परिवार खुश है तो आप सिकंदर हो। इस तरह से कोटेशन भी हम लास्ट में ऐड कर सकते हैं, जिससे प्रॉपर आपका आंसर हो जाएगा, आपकी मार्किंग अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा हो जाता है टॉपिक आप लोगों का। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक, जय हिंद।